बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे। चूँकि मॉडर्न वाला पार्ट मैंने कवर कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि पहले मैं मॉडर्न पढ़ाता हूँ और उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाता हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, पहले किस साइंटिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी, उसके बाद वो थ्योरी किस पे बेस्ड थी और वो कैसे कैसे फर्दर मॉडिफाइड होता चला गया वक्त के हिसाब से। तो चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कि दुनिया में जो एलिमेंट हैं, साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। वो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी हो सकता है और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी हो सकता है। तो जब ये नोटिस किया गया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हमारे पास हैं जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो साइंटिस्टों ने ऐसा सोचा कि हम उनको अलग अलग क्यों पढ़ें, क्यों ना ऐसा करें कि उन सब का एक टेबुलर अरेंजमेंट बना लें और उसमें किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो गोया उस टेबल में जितने सिमिलर एलिमेंट हैं उन सब की प्रॉपर्टी कवर अप हो जाएगी। यहीं से एक सोच डेवलप हुई कि ऐसा किया जाए कि जो भी एलिमेंट हैं उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग अरेंज कराएं। तो मैं आपको जब भी हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा तो आपसे मैं कहूंगा कि आप एक बात अपने जहन में जरूर रखें, और वो बात ये है कि जितना भी मॉडर्न को छोड़कर पीरियोडिक टेबल है वो सब का सब मास पर दिया गया है। सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्टली ने एटॉमिक नंबर पे दिया है, यानी प्रोटॉन के नंबर पे दिया है। उसके अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल गिवन हैं या दिए गए थे साइंटिस्टों के जरिए वो सब का सब मास पर बेस्ड है। तो पहली बात तो ये जहन में रखें कि सारे हिस्टोरिकल पीरियोडिक टेबल मास पे बेस्ड है। पहला पॉइंट हो गया। यहीं पर मैं कहूंगा दूसरा पॉइंट भी आपने जहन में रखें, वो ये कि इनर्ट गैसेस, जैसे 6 इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन और रेडॉन। ये 6 इनर्ट गैसेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही आती हैं। यानी मॉडर्न से पहले जितना भी पीरियोडिक टेबल गिवन था या दिया गया था उसमें इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं थी। यानी इनर्ट गैस की डिस्कवरी होती ही है 1900 के आसपास। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जितने भी पीरियोडिक टेबल दिए गए हैं वो 1900 से पहले तक दिए गए हैं। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी हम हिस्ट्री की बात करेंगे मॉडर्न के अलावा पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, यानी ये 6 इनर्ट गैस कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, सारे के सारे पीरियोडिक टेबल मास पे बेस्ड होंगे। तो आप बस ये दो बात जहन में रखें जब भी हिस्ट्री पढ़ें। तो सबसे पहले जो सक्सेसफुल कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया था वो ड्यूबर्नर ने दिया था। ड्यूबर्नर्स ट्रायड्स। ड्यूबर्नर ने सबसे पहले 3 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था 1817 में, मास पे बेस्ड थे। उसके बाद न्यूलैंड्स आए, न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये 1866 में दिया गया। यानी अच्छा खासा आप कह सकते हैं लगभग 50 साल का गैप है, उसके बाद दूसरा पीरियोडिक टेबल वजूद में आ रहा है। ड्यूबर्नर्स के 50 साल बाद लगभग, यानी 50 साल तक ड्यूबर्नर का कॉन्सेप्ट ही चला। उसके बाद न्यूलैंड्स ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन कराया, लेकिन न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया क्योंकि
मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल दिया। मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल 3 साल के बाद 1869। मेंडेलिफ का पीरियोडिक टेबल के बाद फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मोसले ने दिया है 1913। हालांकि मोसले के पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे करेक्शन हुए। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, फिर 1984 में IUPAC ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। तो बहरहाल आप ये मान के चले कि 1913 में जो मोसले ने कॉन्सेप्ट दिया था वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, जिसे हम लोगों ने डील कर लिया है। तो हमें यहाँ पर हिस्ट्री के नाम पर 3 पीरियोडिक टेबल पढ़ने हैं। हालांकि इसके अलावा भी होते हैं, बट हमारे कोर्स में हिस्ट्री में यही 3 दिया हुआ है, क्योंकि यही 3 मेजर पीरियोडिक टेबल्स हैं। मतलब अच्छा खासा कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी कोशिशें हुई, पैरेलल कोशिश चल रही थी। तो एक तो ये उतार लें आप। तो हम लोग एक एक करके डील करेंगे, और हम सबसे पहले आ रहे हैं ड्यूबर्नर के ट्राइड्स पर। नाम से पता चल रहा है ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट को इसने अरेंज किया। तो पहले मैं ट्राइड्स को बता दूं कि ट्राइड्स क्या था। तो ट्राइड्स का मतलब है अरेंज्ड थ्री एलिमेंट्स in their increasing mass such that the average mass of middle element is equal to absolute mass of first and third element। यानी इसके माने ये हो गए कि जब 3 एलिमेंट अरेंज किया जाएगा तो जो बीच वाले एलिमेंट का मास होगा वो पहले और तीसरे यानी फर्स्ट एंड लास्ट, टॉप और बॉटम के मास का एवरेज होगा। तो ये इसने देखा कि जब भी हम पहले तो इसने ये किया कि जितने एलिमेंट थे उस वक्त डिस्कवर्ड उनके मास निकाले। फिर उसने एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया है, और ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका वो बेस्ड ऑन प्लेटिनम कैटलिस्ट पर। प्लेटिनम कैटलिस्ट का रिएक्शन करा कर इसने कैलकुलेशन किया, और दूसरा एवरेज मास पर बेस्ड है, एवरेज मास। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम का मास कितना है 7 यूनिट, सोडियम का कितना है 23 यूनिट, और पोटेशियम का कितना है 39 यूनिट। तो इन 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी। तो उसने बताया कि सेम क्यों होगा। उसने कहा कि इसलिए सेम होगा क्योंकि जो बीच का एलिमेंट है यानी सोडियम,
इसका जो मास आता है ये मास लिथियम और पोटेशियम के मास का एवरेज है, यानी पहले और आखिरी के मास को जोड़कर 2 से डिवाइड कीजिए तो आप पाएंगे कि इसके मास की वैल्यू 23 UI जो कि सोडियम का होता है। तो पहले और तीसरे के मास का अगर एवरेज दूसरे के बराबर हो जाए तो ये मान लीजिए कि ये तीनों के तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, सेम प्रॉपर्टी। यही ड्यूबर्नर ने कहा। तो ड्यूबर्नर का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके इन्होंने अरेंज किया मास के हिसाब से 3-3 एलिमेंट का, यानी इन्होंने एक टेबल बनाया 3-3 एलिमेंट का ड्यूबर्नर ने। तो दूसरी बात समझ लें, ये तो बात एक हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये टोटल कितने ट्राइड्स हैं जो ड्यूबर्नर ने दिए हैं। तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बता दूं कि टोटल ट्राइड्स जो दिए हैं ड्यूबर्नर ने वो 3 है, यानी उसने अरेंज किया 9 एलिमेंट को, अरेंज्ड 9 एलिमेंट्स। अब देखिए फायदा क्या है आपको याद करने का। मॉडर्न पहले इसलिए पढ़ाया गया कि मॉडर्न से अब आप जब कंपेयर करेंगे तो पढ़ना और समझना और जहन में रखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो याद रखिए ट्राइड का सिस्टम है तो 3 ट्राइड दिए, हर ट्राइड में 3-3 एलिमेंट हैं और 3 एलिमेंट वो इस तरीके से हैं कि जो बीच के एलिमेंट का मास है वो एवरेज मास है पहले और तीसरे का, यानी उसको इंक्रीजिंग मास पे सजाया गया है, इंक्रीजिंग मास पे सजाया गया है। और फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज होगा वो सेकंड के बराबर है। अगर ऐसा है तो उनकी प्रॉपर्टी सेम है, अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉपर्टी सेम नहीं है। यानी सारे एलिमेंट को इसने अरेंज नहीं किए, इसने टोटल 9 मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किए हैं और 3-3 करके अरेंज किए हैं। तो 9 एलिमेंट्स 3 टेबल में अरेंज हुए हैं। अब वो क्या है कैसे हैं वो समझ लेते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट ट्राइड कि पहला ट्राइड्स ड्यूबर्नर का क्या है। फिर मैं यहां लिखूंगा सेकंड ट्राइड कि सेकंड ट्राइड क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि ड्यूबर्नर के ट्राइड्स पहचानिए। तो अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक ड्यूबर्नर ने 3 ट्राइड्स दिए और ये 3 ट्राइड्स आपको जहन में रखने हैं। अब वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। आप पहला ग्रुप सोचें, फर्स्ट ग्रुप जो मॉडर्न है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। तो फर्स्ट ग्रुप आप पाएंगे हाय लीना करूं रब से फरियाद। पहला जो ग्रुप है हमारा फर्स्ट ग्रुप दैट इज हाय लीना करूं रब से फरियाद। ये 7 एलिमेंट हैं, हाय ली ना करूं रब से फरियाद। इसमें आपको हाय छोड़ देना है, यानी फर्स्ट ग्रुप में हाय छोड़ दीजिए, यानी पहला एलिमेंट छोड़ दीजिए तो आप क्या पाएंगे, हाय को छोड़ने के बाद ली ना करूं, यानी यही 3 एलिमेंट हैं जो मैथमेटिकली उसने निकाला। तो ये पाया कि सोडियम का जो मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम के एवरेज मास के बराबर होगा, जो हमने निकाला भी था। तो उसके हिसाब से ड्यूबर्नर के हिसाब से लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम है। तो इसने 3 एलिमेंट को एक टेबल बना लिया और कहा कि आप सिर्फ लिथियम की प्रॉपर्टी अगर जानते हैं तो आप सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी रटेंगे नहीं, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो ये तो पहला ट्राइड आराम से पता चल गया। अब आते हैं दूसरे ट्राइड की तरफ। तो आपको करना क्या है वो सुनिए। आपको करना क्या है, पहला ट्राइड पहला ग्रुप था, दूसरे ट्राइड के लिए आप आखिर में आ जाइए, लास्ट में, यानी फर्स्ट लास्ट इस तरह से चलना है, पहला आखिरी फिर पहला फिर आखिरी, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। तो आप मुझे बताइए, पहले के लिए एक एलिमेंट छोड़ दिया हमने, अब आप आखिरी में आइए,
मॉडर्न में आखिरी आप कहेंगे कि 18 ग्रुप होता है इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेटॉन, रेडॉन। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनर्ट गैस डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो अब आप आखिरी ग्रुप 18 को मत मानिए, इनर्ट गैस तो डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ है। तो अब 18 अगर आखिरी नहीं है आपके लिए तो 17 आखिरी होगा बेटा। तो पहला ग्रुप फर्स्ट ट्रायड, लास्ट ग्रुप मतलब 17th ग्रुप हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम, ये पढ़ाया गया था कोड आपको। तो पहला ट्रायड हो गया फर्स्ट ग्रुप और आखिरी ट्रायड हो गया आपका 17th ग्रुप। तो जब भी हम ट्रायड पढ़ रहे हैं, पहला हो या आखिरी हो, एक एलिमेंट छोड़कर पढ़ रहे हैं बेटा। तो पहले ग्रुप में आपने हाई छोड़ा था, उसके बाद लीना, करूं कर दिया था आपने। तो अब आप सेकंड ट्रायड जो पढ़ेंगे वो आखिरी ग्रुप पढ़ेंगे, यानी आखिरी ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, फ्लोरीन छोड़ दीजिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होगा बेटा। दिस इज द सेकेंड ट्रायड्स, दिस इज द सेकेंड ट्रायड, यानी क्लोरीन और आयोडीन के मास का एवरेज ब्रोमीन का मास है, इसलिए सेकेंड ट्रायड्स है। तो एकदम आसानी से याद होगा, हर ट्रायड के लिए आपको पहला एलिमेंट छोड़ देना है बेटा। तो पहला ट्रायड में आप हाई छोड़ दीजिएगा, आखिरी ट्रायड में फ्लोरीन छोड़ दीजिएगा, 3 एलिमेंट लाइन से लिख लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट ट्रायड, दिस इज द सेकेंड ट्रायड। तो आपने क्या किया, पहला ले लिया ग्रुप, आखिरी ग्रुप ले लिया, ये हो गए। अब आप दूसरा पेयर बनाएंगे, इसको मैं पेयर बोलता हूं। फर्स्ट पेयर बन गया, अब आपको सेकंड पेयर बनाना है। तो पहला ग्रुप खत्म, 17वां ग्रुप खत्म, अब बचेगा कौन, जैसे फर्स्ट ग्रुप एंड 17th ग्रुप, 17th ग्रुप, इनको तो आपने ले लिया। अब फर्स्ट के बाद क्या बचेगा बेटा, सेकंड ग्रुप, इधर क्या बचेगा बेटा, 16th ग्रुप। सोचो ना, फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 17 तक, क्योंकि 18 तक होता है बट 18 को कंसीडर नहीं करना है। तो पहला और आखिरी आपने ले लिए एक एक एलिमेंट छोड़कर। अब आपको सेकंड ग्रुप लेना है। सेकंड ग्रुप में क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यही है। तो सेकंड ग्रुप में आपको 2 एलिमेंट नहीं लेने, पहले ग्रुप में आपको 1 एलिमेंट नहीं लेना, 17वें ग्रुप में आपको 1 एलिमेंट नहीं लेना। मैं थोड़ा सा आपको याद करने का ट्रिक बता देता हूं कि ये जहन में कैसे रहेगा। तो जरा यहां पे लिख लो, मैं इस तरह से बना दे रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, 16th ग्रुप एंड 17th ग्रुप, टोटल 4 ग्रुप ले लिया। पहले ग्रुप में है हाय, ली, ना, करूं, रब, से, फरियाद वगैरह। सेकंड ग्रुप में है बेटा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। 16 ग्रुप में है बेटा उस, से, टीपो। 17 ग्रुप में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। क्या मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छाटकर 3 एलिमेंट लाइन से ले लो, फर्स्ट ट्रायड। आखिरी ग्रुप पर आओ बेटा, 3 एलिमेंट ले लो। तो पहला ग्रुप, आखिरी ग्रुप। अब जब ये पहला ग्रुप बन चुका, आखिरी ग्रुप बन चुका, तो अब वापस जब आएंगे तो आपको सेकंड ग्रुप मिलेगा। सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट छोड़ना है, 2 एलिमेंट छोड़ कर लेना है। यानी जो पहला पेयर है उसमें आपको एक एक एलिमेंट छोड़ना है। जब आप दूसरा पेयर बना रहे होंगे तो 2 एलिमेंट को छोड़ना होगा। 2 एलिमेंट को आप हटा दीजिए, बाकी 3 एलिमेंट बन गए जो कि आपके थर्ड ट्रायड हो गए। तो बेटा मांगे को हटा दो, अब बचेगा क्या, कार, स्कूटर, बाप, यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। These are the 3 triads। तो मॉडर्न पढ़ाने के पीछे रीजन ये था कि हम मॉडर्न से अगर हिस्ट्री को पढ़े ना तो हमें याद करने में बहुत आसानी होंगे ड्यू बर्नर के ये 3 ट्रायड्स क्या हैं। तो पहले ग्रुप में 1 एलिमेंट छोड़कर 3 एलिमेंट, आखिरी ग्रुप में 1 एलिमेंट छोड़कर 3 एलिमेंट, उसके बाद सेकंड ग्रुप में 2 एलिमेंट को छोड़ते हुए 3 एलिमेंट ले लेना है, यानी सेकंड में ही 2 छोड़ने हैं। तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये 9 एलिमेंट अरेंज हो गए। सिर्फ यही ड्यू बर्नर के ट्रायड्स हैं, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में, उस वक्त तो खैर पीरियोडिक टेबल नहीं था, तो आप ये कहें कि उस वक्त जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसमें उसने सिर्फ 9 एलिमेंट को अरेंज किया है, और वो भी 3 ट्रायड्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
पहला ग्रुप, आखिरी ग्रुप और सेकंड ग्रुप। लेकिन जब आप आगे जाते हैं हायर क्लास में तो आप पढ़ेंगे कि असल में ड्यूबर्नर ने 4 ट्रायड दिए थे। एक ट्रायड एनसीईआरटी बुक में डिस्कस नहीं है। तो जो एनसीईआरटी बुक में डिस्कस नहीं है वो आप इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भले ना जाने, लेकिन नॉलेज के एतबार से जरूर जानिए। ये मैं आपको एक्स्ट्रा ट्रायड पढ़ा रहा हूं, असल में ये ट्रायड ड्यूबर्नर ने दिया था। टोटल 12 एलिमेंट ड्यूबर्नर ने सजाए, 4 ट्रायड्स दिए उसने पेयर बना बना के, पहला आखिरी, दूसरा और 16वां। इसलिए मैंने लिखा था पेयर में, पहला आखिरी एक एक एलिमेंट छोड़कर बाकी 3 एलिमेंट, उसके बाद दूसरा और 16वां ट्रायड आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है। तो अगर आप एएमयू 11th एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मारेंगे 3 ट्रायड्स 9 एलिमेंट अरेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने इधर एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है जस्ट फॉर नॉलेज। या आप यूं समझिए कि अगर आप हायर क्लास में जाते हैं और आप मेडिकल या आईआईटी की तैयारी करते हैं, नीट या आईआईटी जेईई की, तो आप उसमें मान के चले कि ड्यूबर्नर के 4 ट्रायड्स हैं और वहां चौथा ट्रायड्स पूछा जाता है बेटा, क्योंकि जनरली छोटे लेवल की क्लास में चौथे ट्रायड का जिक्र नहीं होता है। तो ये 3 ट्रायड तो ऑलमोस्ट सबको पता है, पहला, आखिरी, दूसरा। 16वां ग्रुप है। 16वें ग्रुप में आप सोचो, जो सिस्टम मैंने पढ़ाया उस सिस्टम से आपके जहन में क्या आ रहा है कि पहला पेयर जब बना था तो एक एक एलिमेंट को गायब किया गया था, एक एक एलिमेंट को। तो जब दूसरा कर रहे हैं तो 2-2 एलिमेंट गायब कर रहे हैं। तो यहां पर भी ऑक्सीजन सल्फर काटेंगे, लास्ट का 3 को बोलेंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन को काटेंगे, 3 को बोलेंगे। यानी चौथा ट्रायड जो हुआ, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, इनका भी जब हम निकालते हैं तो पाते हैं सेलेनियम का मास सल्फर और टेलेनियम के मास के एवरेज के बराबर है। तो अब आप सोचिए कि आपको याद क्या करना था। आपको याद करना है पेयर में, पहला 17वां, दूसरा 16वां, सब में एक एक एलिमेंट ही हटाइएगा, बस सेकंड में 2 एलिमेंट हटा दीजिएगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम। सब में एक एक एलिमेंट हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा बाकी 3, ऑक्सीजन हटेगा बाकी 3, फ्लोरीन हटेगा बाकी 3। यहां पर 2 एलिमेंट हटाने हैं आपको, बेरिलियम और मैग्नीशियम। उसके बाद यानी सेकेंड ग्रुप में सिर्फ 2 एलिमेंट को छोड़कर रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स को आप कहेंगे। उसके अलावा पहला, 16वां और 17वां में एक एक एलिमेंट हटेगा, यानी हर में एक एक एलिमेंट हटाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट, रिमेनिंग 3 इज द बस सेकंड में 2 एलिमेंट ट्रायड्स। बट ये जो चौथा मैं बोल रहा हूं 16वें ग्रुप का, ये एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक तक महदूद है, पहले में पहले एलिमेंट को छोड़कर, दूसरे में 2 एलिमेंट को छोड़कर और सीधे 17वां पढ़िए 1 एलिमेंट को छोड़कर। ये 3 ट्रायड्स हैं। और रूल क्या है कि जो बीच वाले के मास होंगे वो पहले और तीसरे के मास के बराबर होंगे। यानी सिस्टम के हिसाब से बता रहा हूं, अगर मैं पहले मेंबर का मास x मान लेता हूं, दूसरे का y, तीसरे का z, सबका लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, x y z। फर्स्ट एलिमेंट का मास x, सेकंड का y, थर्ड का z। तो ये याद रखिएगा, x से बड़ा मास होगा y का, y से बड़ा होगा z का। पहली बात मास का ऑर्डर। दूसरी बात, y जो होगा इट इज एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। यही है ड्यूबर्नर के पूरे सिस्टम। प्लेटिनम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके उसने ये कैलकुलेशन निकाला और कैलकुलेशन निकाल कर उसने 3 ट्रायड्स दिए चौथा हायर लेवल की क्लास में। तो 3 ट्रायड्स दिए हैं, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और 17वां ग्रुप। पहले ग्रुप में 1 एलिमेंट को छोड़कर 3 एलिमेंट, दूसरे ग्रुप में 2 एलिमेंट को छोड़कर और 17वें ग्रुप में भी 1 एलिमेंट को छोड़कर। तो इस तरह से ये 3 ट्रायड्स आपको याद रखने हैं। चौथा जो है वो 16वां ग्रुप है, याद रखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर एक सवाल मैं पूछ लूं जो अमूमन तौर पे पूछा जाता है ड्यूबर्नर के ट्रायड से, तो वो ये है कि मान लीजिए इफ एलिमेंट A, B and C are
Duverners triads having atomic mass 35 AMU, AMU and X respectively. Find X and also arrange them in increasing mass. बताइए, ये सवाल है। यानी A, B, C। A का मास कितना है 35। एटॉमिक मास यूनिट बोलो या सिर्फ यू बोलो एक ही बात है। B का कितना है 45 AMU है और C का क्या है X है। तो एक तरह से ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, क्योंकि ड्यूवर्नर ने कहा है कि आपको मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, तो 35 से तो बड़ा होगा ही 45 और ये 45 से तो बड़ा आना ही है। तो एक तो सिंपल सा लॉजिक ये हो गया कि जिस ऑप्शन में आपको वैल्यू 45 से बड़ी दिखेगी वही आंसर होने के चांसेस होंगे। तो मान लीजिए अगर कभी 4 ऑप्शन दिए हों और इत्तेफाक से ऐसा हो कि कोई एक ही वैल्यू मोर देन 45 है, तब तो आंसर वही हो गया बेटा। और नहीं अगर निकालना है तो निकालने का तरीका भी बड़ा आसान, मैंने अभी सिखाया था आपको कि जो बीच वाला होता है मास वो पहले और आखिरी का एवरेज होता है। तो पहला तो 35 है, आखिरी का मास x है, यही तरीका है। बीच वाले का जो मास होगा वो पहले और आखिरी के एवरेज के बराबर होगा और एवरेज निकालने का तरीका है कि फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 45 दूना 90 इज इक्वल टू 35 प्लस x, ये 35 इधर आ जाएगा तो 90 माइनस 35 दैट इज x। तो अब आप देख लीजिए कितना आ गया 55। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 55 AMU एटॉमिक मास यूनिट। पहली बात x का आंसर आ गया और ये ऑलरेडी अरेंज्ड है ABC इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो ट्रिपलेट्स बनाए थे उसने, सॉरी ट्राइड्स बनाए थे उसने, तो उसने बनाया था कि A पहले होगा, B बाद में, फिर C में। यही है एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट ऑफ मास AMU और उसके हिसाब से आप अरेंज कर लीजिए। तो A पहले है, फिर B है, फिर C है, यानी अरेंजिंग ऑर्डर ये है कि A से बड़ा मास होगा B का, B से बड़ा मास होगा C का और C का जो मास है वो 55 आ रहा है। तो ये था ड्यूवर्नर का कॉन्सेप्ट। ड्यूवर्नर ने पहली कोशिश की और उसने मास के एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पर 3 एलिमेंट को सजाया। पहले और तीसरे का एवरेज निकाला और कहा कि दूसरे के मास के बराबर होगा। अब यहां के बाद कोशिशें होती रहीं, लास्ट में आप कह सकते हैं एक सक्सेसफुल कोशिश किया है न्यूलैंड्स ने। तो हम लोग न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल पर आ जाए। इसका जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसने 2 बातें कही। पहली बात, इसने अरेंज किया है, ही अरेंज्ड टोटल 56 एलिमेंट्स,
56 एलिमेंट्स को ऑन देयर इंक्रीजिंग मास और इसका कहना था कि 56 एलिमेंट ही दुनिया में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, यानी टोटल 56 एलिमेंट ही होंगे, इससे ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी इसका ये ड्रॉबैक होगा जो आगे मैं डील करूंगा। फिलहाल आप जाने कि 56 एलिमेंट को इसने अरेंज किया है ऑक्टेव लॉ पर। ऑक्टेव लॉ क्या है अभी हम बताएंगे उसे, मगर आप जानो कि ये कॉन्सेप्ट जो इसने दिया था वो 1866 में, तो ये याद रखिएगा 1866 में 56 एलिमेंट इसने अरेंज किया मास के हिसाब से। लेकिन इसका कह सकते हैं कि जो वैलिड है ना, वैलिड वो है अप टू कैल्शियम एटम ओनली। कैल्शियम एटम तक होता है जिसका मास 40 है, कैल्शियम तक। और इसने डिस्कवर्ड किया फर्स्ट ट्रायड ऑफ ड्यूबर्नर, यानी इसको अपने पीरियोडिक टेबल में ड्यूबर्नर का सिर्फ एक ट्रायड मिला, बाकी ट्रायड नहीं मिला। और ये आप हमेशा याद रखेगा कि ड्यूबर्नर ने 3 या 4 जो भी ट्रायड दिए हैं उसमें गलतियां नहीं हैं, एक भी ड्रॉबैक नहीं है। उसका आप ड्रॉबैक सिर्फ ये कह सकते हैं कि उसने सिर्फ 3 या 4 ही ट्रायड्स दिए, यानी 9 या 12 एलिमेंट ही अरेंज किया। मगर ड्यूबर्नर ने जितने भी एलिमेंट अरेंज किए हैं एवरेज मास के कॉन्सेप्ट पे, वो सब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं। इसलिए मैंने मॉडर्न के एग्जाम्पल से आपको ड्यूबर्नर के ट्रायड समझाए। तो ड्यूबर्नर के अंदर ड्रॉबैक्स नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि उसका एक लिमिटेशन ये है कि वो बहुत अर्ली स्टेज में उसने कॉन्सेप्ट दिया था, उस वक्त ज़्यादा एलिमेंट नहीं थे। तो आगे चल के ऐसा आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास एवरेज पे आ रहा है लेकिन प्रॉपर्टी सेम नहीं है। बहुत सारे ऐसे, अब तो आज के हिसाब से देखेंगे तो 118 एलिमेंट है, तो इसमें कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एवरेज निकालने पर फर्स्ट और थर्ड का बीच वाले के बराबर आता है, लेकिन वो तीनों सेम सीरीज में नहीं रखे जाएंगे या ट्रायड्स में नहीं रखे जाएंगे। लेकिन ड्यूबर्नर ने जितनी बात कही थी वो सब सही थी। वो तो आज के रिस्पेक्ट में हम लोग कह रहे हैं जब इतने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए कि नहीं बहुत जगह पे फॉलो नहीं कर रहा है, बट उसने जिस पे फॉलो करवाया था वो आज भी फॉलो कर रहा है। तो ड्यूबर्नर के चारों ट्रायड्स वैलिड हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी। तो एक भी एलिमेंट को उसने गलत तरीके से अरेंज नहीं किया था। न्यूलैंड्स ने सिर्फ एक ही ट्रायड्स बताए कि सही हैं, बाकी दोनों ट्रायड्स को बोला कि गलत है। यानी इसने 2 ट्रायड्स को गलत साबित किया। अगर मैं 3 की बात करूं तो इसने कहा कि सिर्फ एक ही ट्रायड सही है ड्यूबर्नर के, तो इसके अंदर ड्रॉबैक्स है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ड्यूबर्नर के सारे ट्रायड सही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, इसके हिसाब से सिर्फ एक ही सही है। इसने बस एक ही ट्रायड को सही कहा, बाकी को गलत कहा। तो ड्यूबर्नर ने 56 एलिमेंट को अरेंज किया है 1866 में। उस जमाने के हिसाब से इसने रिजेक्ट कर दिया ड्यूबर्नर के कॉन्सेप्ट को और लोगों ने इसके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया। उसकी वजह यह थी कि इसने बोला कि जिस तरीके से इंडियन म्यूजिक में 7 सुर हैं, मतलब 7 टोन हैं, तो वो सुर रिपीट होने शुरू होते हैं, यानी हर 8वां सुर पहले सुर जैसा है, हर 8वां सुर पहले सुर जैसा है। इसीलिए दुनिया में 7 टाइप के ही एलिमेंट होंगे, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी इसने कॉन्सेप्ट दिया पीरियोडिसिटी का, यानी इसने इंट्रोड्यूस किया
he introduced the concept of periodicity. पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि एक खास रेगुलर इंटरवल पर प्रॉपर्टी रिपीट करें। तो पीरियोडिसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड at certain interval। एक खास गैप के बाद एक खास कह सकते हैं इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट करेगी, उसी को हम पीरियोडिसिटी कहेंगे। तो इसने जो एलिमेंट अरेंज किए हैं मास के हिसाब से, वो एलिमेंट के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिख देता हूं। इसने कहा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है या एटम है। इसके बाद देखो होता तो हीलियम है, बट हीलियम इज अ इनर्ट गैस, तो हीलियम नहीं लेंगे। उसके बाद लिथियम का मास लेंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम का मास लेंगे, फिर बोरॉन का लेंगे, फिर कार्बन लेंगे, फिर नाइट्रोजन लेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे। यही 7 एलिमेंट हो गए। इसने 7 टेबल बनाए, कहा कि 7 टाइप के ही दुनिया में एलिमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि 7 टाइप के ही सुर होते हैं। जो ट्विन है वो 7 टाइप का ही है। ये उसने मास पर सजाया, और सजाने का बेस था इंडियन म्यूजिक। इंडियन म्यूजिक में 7 सुर हैं। वो 7 सुर ये हैं: सा, रे, ग, म, प, ध, नी, फिर सा। तो हर 7 के बाद 8वां सुर पहले जैसा। तो उसने कहा हर 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट पहले जैसा, यानी मास पर हमने सजा दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कुछ के मास भी कंसीडर कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास 1, लिथियम का मास 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। इंक्रीजिंग मास पे सजा दिया। उसके बाद इसने कहा कि अब 8वां एलिमेंट फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के बाद फिर से इनर्ट गैस आता है नियोन। अगर हम मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें एटॉमिक नंबर पे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। उसके बाद आता है 10। 10 किसको कहते हैं? नियोन को। तो नियोन डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, इनर्ट गैस कभी नहीं लेंगे। तो फिर नियोन के बाद आता है सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर। ये भी 7 एलिमेंट हो गए। फिर इसके बाद क्लोरीन। आर्गन इज अ इनर्ट गैस। आर्गन के बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम। तो बेटा वैलिड यहीं तक है। जो इतना मैंने ब्लू से बनाया, दीज आर द वैलिड कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देखें मॉडर्न पीरियड टेबल में भी आपको यही मिलता है फर्स्ट ग्रुप में। बस हाई को छोड़ दो, ली ना करूं, और यही फर्स्ट ट्राइड था। उसके बाद आपको मिलता है बेटा मांगे कार, बाल गंगा, कैसी गीत, नाना पापा आंटी, उससे टीपो, और फ्लोरीन क्लोरीन। ये तो मिलता ही मिलता है। हाइड्रोजन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। उसके अलावा आप देखो सब सही आ रहा है यहां तक। कैल्शियम मास 40 तक, कैल्शियम मास 40 तक, इसका 39, इसका एवरेज लेंगे 35.5, यहां तक सही है।
इसके बाद इसने अरेंज तो किए हैं, इसने 56 एलिमेंट, ऐसी बात थोड़ी है कि अरेंज नहीं किए, अरेंज किए हैं, लेकिन इसका अरेंजमेंट गलत माना गया है। जैसे इसने यहां पर लिए क्रोमियम, अब ये जरूरी नहीं कि एकदम याद रखना है आपको, बस 40 तक याद रखना है, मास 40 तक, यानी 17 एलिमेंट इसने सही सजाए। आप देखें ड्यूबॉर्नर ने 12 ही एलिमेंट सही सजाए थे। अगर हम मैक्सिमम ये मान लें कि ड्यूबॉर्नर ने 4 ट्रायड्स दिए हैं और हर ट्रायड्स में उसने 3-3 एलिमेंट को अरेंज किए हैं, तो उसने सिर्फ 12 एलिमेंट अरेंज किए, इसने आके 17 एलिमेंट अरेंज कर दिए सही सही, मॉडर्न पीरियड टेबल के हिसाब से 17। वैसे तो इसने 56 कहे थे, अपने हिसाब से तो ये कह रहा है कि 56 मेरे हिसाब से सही है, तो 56 एलिमेंट इसने अरेंज किए हैं, यहां तक सही है। यहां तक कितने एलिमेंट हो गए बेटा? 3 3 3 6 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो याद रखिए 17 एलिमेंट जो उसने सजाए वो बिल्कुल सही सजाए। तो ड्यूबॉर्नर ने 17 एलिमेंट या कैल्शियम तक सही सजाए हैं, और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया पीरियोडिसिटी का। उसने कहा कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले जैसी होगी। अब यहां क्रोमियम आ गया, अब यहां उसने लिखा टाइटेनियम, ठीक है, यहां उसने लिखा मैग्नीज, यहां उसने लिखा आयरन, फिर उसने यहां लिखा कोबाल्ट एंड निकेल, दो एलिमेंट को उसने फर्स्ट ग्रुप में रख दिया फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, ठीक है। उसने इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किए। तो आप देखें कुछ कुछ मैंने लिख दिया है कि ये एलिमेंट टोटल उसने अरेंज किए, तो एक जगह उसने दो एलिमेंट रख दिया, ये उससे गलती हो गई। और दूसरा, ये बोरॉन एल्युमिनियम के साथ क्रोमियम है, जबकि हमें मालूम है क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है। बाल गंगा, यहाँ गैलियम है, मॉडर्न पीरियड टेबल में बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम कैसी गीथ की प्रॉपर्टी सेम होती है। नाना पापा आंटी आर्सेनिक की सेम होती है। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, और ड्यूबॉर्नर में आपको बताया गया है इसके नीचे सेलेनियम था, ऑक्सीजन को छोड़ दो 16वां ग्रुप, ये चौथा ट्राइड बता रहा हूं, सल्फर सेलेनियम टेलेनियम, ये डिस्कवर्ड नहीं कर पाया वो। उसके बाद सेकंड ग्रुप में बोला गया था बेटा माए को हटा के कार स्कूटर बाप राजी, ये भी वो डिस्कवर्ड नहीं कर पाया, यहां पे उसने अलग अलग एलिमेंट्स रखे हैं। फर्स्ट ट्राइड सिर्फ मिल रहा है उसको। अच्छा, फ्लोरीन को हटाए, क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं मिला, कोबाल्ट निकेल मिल गया। तो उसने कुल मिलाकर डिस्कवर्ड क्या किया? तो ही डिस्कवर्ड दिस ट्राइड्स ओनली, बस फर्स्ट ट्राइड जो मैंने लिख दिया कि न्यूलैंड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट सजाए 1886 में, और उसका जो कॉन्सेप्ट था वो पीरियोडिसिटी पे बेस्ड था। पीरियोडिसिटी कह दो या लॉ ऑफ ऑक्टेव कह दो। ऑक्टेव का मतलब ये हो गया हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो करता है अगर हम एलिमेंट को उसके मास के हिसाब से सजाएं। यानी अगर आप मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को सजाएंगे तो सिर्फ 7 टाइप का ही बन पाएगा। तो अगर हम लोग आज के कॉन्सेप्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि इसने 7 ग्रुप बना दिए, ये वर्टिकल कॉलम ही ग्रुप है, और टोटल 56 एलिमेंट को इसने अरेंज किए थे। तो इसका मतलब 7 ग्रुप हैं और 8 पीरियड्स हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, तब होंगे टोटल 56 एलिमेंट। तो इसका मतलब ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं कि इसने 7 ग्रुप बनाए बेटा, ग्रुप, और यही कहलाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा, और 8 पीरियड्स बनाए इसने हॉरिजॉन्टल रोज। तो टोटल एलिमेंट जो इसने अरेंज किए वो कितने किए? 66 एलिमेंट्स अरेंज कर दिए इसने। बट आउट ऑफ 56 ओनली 17 एलिमेंट्स आर करेक्टली अरेंज्ड। और ये कहां तक है? अप टू कैल्शियम तक, अप टू कैल्शियम जिसका मास 40 है, 40 मास तक इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करें
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। तो सिर्फ 17 एलिमेंट को इसने करेक्टली अरेंज किया है। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो जाएंगे? पहला ड्रॉबैक जो इसका होगा वो पोजीशन ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं ड्रॉबैक या लिमिटेशन, ड्रॉबैक या लिमिटेशन। तो पहला ड्रॉबैक है बेटा, द फर्स्ट ड्रॉबैक इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन अल्कली मेटल के अंदर भी होना चाहिए, जो इसने नहीं रखा, और इसने रखा है हेलोजन ग्रुप के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसने गलत रखा। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो है वो हमें मालूम है फर्स्ट ग्रुप की तरह भी होती है, अल्कली मेटल की तरह, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके केटायन बनाने का भी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। और यही वजह है कि हाइड्रोजन को हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी शो करता है, यानी उसकी वैलेंसी +1 भी होती है। तो इसने तो नहीं रखा प्रॉपर्टी के हिसाब से। दूसरी बात जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसने हेलोजन ग्रुप में दो दो एलिमेंट को रख दिए, यानी 2 एलिमेंट वेयर प्लेस्ड टुगेदर। और वो दो एलिमेंट कौन है? कोबाल्ट एंड निकेल। तीसरा ड्रॉबैक ये लिख सकते हैं कि आयरन कोबाल्ट निकेल की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकेल आर सिमिलर, देन why iron is separately placed जगह नहीं है, मैं आगे लिख दिया आप ये कि कोबाल्ट और निकेल से सेपरेटली आयरन को क्यों रखा गया, यानी आयरन को अलग रखा गया है, कोबाल्ट निकेल को एक साथ रखा गया। हालांकि कोबाल्ट निकेल भी एक साथ रखना अपने आप में एक ड्रॉबैक है। दूसरी बात, आयरन को अलग रखा उसने, लेकिन कोबाल्ट निकेल को अलग रखा, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन की जैसी प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकेल शो नहीं करता है, और उसने एक ही ग्रुप में रख दिया है कोबाल्ट निकेल को भी और क्लोरीन को भी। उसी तरीके से आयरन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है ऑक्सीजन और सल्फर, बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन बिल्कुल अलग। तो ये सब जो उसने अरेंज किए हैं खासतौर से कैल्शियम के बाद, वो सब ड्रॉबैक हैं। तो कैल्शियम तक सही है, कैल्शियम के बाद गलत है। सबसे जो मेजर ड्रॉबैक इसका माना जाता है वो ये माना जाता है कि इसने कह दिया कि दुनिया में आज के बाद कोई नया एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा ही नहीं। मतलब जितने एलिमेंट अल्लाह ताला ने दुनिया में नेचुरली रखे हैं वो सब डिस्कवर्ड हो गए 1886 तक, ऐसा बिलीव था इसका। यानी कह दिया कि 56 एलिमेंट जो मैंने सजा दिए हैं 7 ग्रुप 8 पीरियड में, वही हैं, उसके अलावा आगे फर्दर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं होने वाला। यानी इसका जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है, नो न्यू एलिमेंट विल गोइंग टू डिस्कवर्ड। इसने कहा 56 ही एलिमेंट है दुनिया में, 56 के अलावा अब आगे कोई डिस्कवर नहीं होने वाला, और मैंने सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिए हैं। लेकिन उसी साल 57, 58, 59 3 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गया। तो इसका तो वैसे भी इस पॉइंट पर पीरियोडिक टेबल गलत हो गया। दूसरा, इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे, क्योंकि मैंने कहा सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज हो रहे हैं, 17 एलिमेंट ही अरेंज किए। यानी आप देखिए 50 साल गुजर गया और सिर्फ 5 एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया ड्यूबर्नर के अलावा। ड्यूबर्नर ने 1817 में ही 12 एलिमेंट को अरेंज कर रखा था, और 1866 में इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम पर 5 एलिमेंट ही तो ज्यादा बढ़ाया,
वहाँ 12 थे, यहाँ 17 एलिमेंट, जो सक्सेसफुली और सही था। हालांकि इन्होंने कोशिश की थी 56 एलिमेंट को सजाने की और इन्होंने अरेंज भी किया, बट आहिस्ता आहिस्ता ये सारी प्रॉपर्टी जब पता चली तो मालूम ये चला कि प्रॉपर्टी से मैच करें तो 17 एलिमेंट तक ही सही है, बाकी सब गलत है। तो इस तरीके से न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल गलत साबित हुआ और उसके बाद फिर साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश की पैरेलली कि हम इसको मॉडिफाई करें और एक नया कॉन्सेप्ट दें। तो इसी में मेंडलीफ आते हैं 1869 में, 1869 में। तो ये उतार लीजिए। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। That was given in 1869। हालांकि पब्लिश्ड हुआ इन 1874 इन जर्मन जर्नल में, यानी इनकी जो थेसिस थी वो जर्मनी के जर्नल में पब्लिश हुई 1874 में। खैर वैसे मशहूर डेट 1869 है जब इन्होंने दिया था, छपा था 5 साल बाद। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो कह सकते हैं दुनिया को पता चला 1874 में, पब्लिश किया गया 5 साल बाद। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल था वो था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, और यही वजह है शायद कि मेंडलीफ को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पहली बार एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल इन्होंने बना दिया। अच्छा, इनका पीरियोडिक टेबल जो है उसमें खासियत क्या क्या है, तो पहली बात, उस ज़माने तक 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो 63 एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड। इन्होंने 63 एलिमेंट को अरेंज किया। दूसरी बात, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर न्यूली नहीं लिखो बल्कि ये लिखो फॉर अपकमिंग, लेफ्ट वैकेंट स्पेस फॉर, या लिखो न्यू एलिमेंट which will discover in future। यानी इन्होंने कहा कि फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा ना उसके लिए इन्होंने जगह पहले ही छोड़ कर रखा। यानी इनको एक नसीहत मिल गई थी न्यूलैंड से। न्यूलैंड ने कहा था ना कि 56 ही एलिमेंट दुनिया में होंगे, उसके अलावा होंगे ही नहीं, और उसी साल 3 एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई। तो इनके ज़माने तक भी देखिए 63 एलिमेंट हो चुके थे। तो इनको पता था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रह गए हैं जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, जो टाइम टू टाइम होंगे। इसीलिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट के लिए जगह खाली छोड़ दी कि अगर आगे डिस्कवर्ड होता है तो उसकी प्रॉपर्टी अगर मिलती जुलती होगी तो उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, वो हम देखेंगे। तो 63 एलिमेंट को अरेंज किया है, कुछ के लिए खाली जगह भी छोड़ दी गई है। और इन्होंने तीसरी बात जो कही वो ये कही कि इनका जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड होगा
मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ पर, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड है, जबकि मेंडेलीव का मेंडेलीव के लॉ पर। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, चलो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी of element is based on their atomic mass। इसी कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई किया मोस्ले ने, और मोस्ले ने आगे कहा कि नहीं मास पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। जबकि ये कॉन्सेप्ट मेंडेलीव का दिया हुआ था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की, वो बेस करती है उसके मास पर। तो इसे हम लोग कहते हैं मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ 63 एलिमेंट अरेंज कर दिए उसने 1869 में, और वो किए हैं इंक्रीजिंग मास पर। इसका कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि ये जो बेस्ड हो रहा है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, लेकिन इसने कहा कि ये अरेंज करेगा अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड एलिमेंट in their increasing atomic number, increasing atomic mass, increasing atomic mass, मास पर ही एलिमेंट अरेंज कर रहे हैं। और अभी तक आप देखें तो जितने भी हिस्ट्री पढ़ाए गए हैं आपको, वो सब के सब इंक्रीजिंग मास पे हैं, चाहे ड्यूबर्नर का वो ट्रायड्स हो या फिर न्यूलैंड के ऑक्टेव हो, ये सब इंक्रीजिंग मास पर हो रहे हैं। और या मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ हो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बात कर रहा है। इसने बोला कि ये एक्चुअली अरेंज करेगा सिर्फ मास पर नहीं, बल्कि ये अरेंज कर रहा है एलिमेंट को, अरेंज्ड एलिमेंट ऑन देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी कई चीजों पे बेस्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन भी करवाए हैं, और साथ साथ इसने एटॉमिक मास का भी ख्याल रखा है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो इसने ही कॉन्सेप्ट दिया ग्रुप का, ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, और इसने कहा वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसको हम ग्रुप्स कहेंगे, और ग्रुप के अंदर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। यानी जब रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से तो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला सेम होगा। तो इसके हिसाब से कितने ग्रुप हैं टोटल, तो इसने जो ग्रुप रखे हैं वो रखा है फर्स्ट से लेकर 7 तक एंड 8 ग्रुप। ये 8 ग्रुप को मैंने अलग रखे, टोटल 8 ग्रुप इसने दिए थे। टोटल इसके ग्रुप जो हैं वो 8 हैं, टोटल ग्रुप जो होंगे वो 8 हैं। एट ग्रुप है, जिसमें 1 से लेकर 7 तक जो हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड हैं ए और बी में। यानी ये जो ग्रुप हैं 1 से लेकर 7 तक, ये फर्दर
सब डिवाइडेड हैं इनटू टू सब ग्रुप, that is A and B। A के अंदर उसने रखे मोर रिएक्टिव एलिमेंट को, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, और B में उसने रखे लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जहां पे रिएक्शन बहुत देर से होता है। तो इस तरीके से इसने 8 ग्रुप था, जबकि 8th ग्रुप जो है, 8वां ग्रुप, ये अनडिवाइडेड ग्रुप है। दिस इज अनडिवाइडेड ग्रुप, अनडिवाइडेड ग्रुप। उसकी वजह यह है ओनली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ऐसा मानना था इसका कि ये सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, नो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होता। जबकि ए और बी जो ग्रुप हैं, या 1 से 7 तक, रिएक्ट्स विथ बोथ, that is हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही इसलिए रिएक्शन करवाया क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोर रिएक्टिव गैसेस। नाइट्रोजन भले मोस्ट अबंडेंट गैस है नाइट्रोजन, मगर नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है। नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। जो बहुत आसानी से रिएक्शन करने वाले एलिमेंट हैं उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही हैं। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस से इसने रिएक्शन करा के जो केमिकल फार्मूला बनाया, उसी केमिकल फार्मूले पे इसने ग्रुप को अरेंज किया है। और इसने पीरियड का भी कॉन्सेप्ट दिया। इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल रोज जो होंगे उसको ये पीरियड कहेगा, और टोटल पीरियड इसके ज़माने में 6 थे, 6 पीरियड। तो 8 ग्रुप और 6 पीरियड का कॉन्सेप्ट इसने दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो आपको जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली बेस्ड क्या हो रहा है। तो रिएक्शन करा कर इसने दिया है, मास पे दिया है, क्योंकि इसका बिलीव ये था कि मास पर ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट के डिपेंड करते हैं। इसने टोटल 8 ग्रुप बनाए, जिसमें से 7 ग्रुप को रिएक्टिविटी के बेस पर ए और बी में डिवाइड किया, और 8वें को इसने डिवाइड नहीं किया। वो जो शुरू के 7 ग्रुप हैं वो ए और बी में डिवाइड हो रहे हैं। याद करने का आसान सा तरीका ये है कि चूंकि वो 2 सब ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, इसलिए वो दोनों से रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन से भी। ये बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ है, यानी एक ही ग्रुप है, 8वां ग्रुप, तो वो किसी एक ही से रिएक्शन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा रिएक्टिव ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से हर कोई रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन से हर कोई रिएक्शन करे जरूरी नहीं है। तो ये बातें आपको जहन में रखनी है, ठीक है। एक और बात जो आपको जहन में रखनी है, वो क्या रखनी है वो सुनिए। हालांकि ये मेंडेलिफ ने कहा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी। तो ये मेरा एक ट्रिक है जो आप जहन में रखें। ऐसा एक्सप्लेनेशन ना तो किताब में दिया है और ना ही आप कहीं पढ़ेंगे। ये सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड है, वो एक एक्सपेरिमेंटल डाटा था जिससे उसने निकाला। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। जब आप रिएक्शन करा रहे होंगे हाइड्रोजन से, तो आप एलिमेंट का जो भी एलिमेंट होगा, सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हाई एलिमेंट की वैलेंसी लेनी है, एलिमेंट की वैलेंसी।
और अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो आपको एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराइएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिएगा एलिमेंट का, और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराइएगा तो वैलेंसी कंसीडर कीजिएगा, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको वैलेंसी ही कंसीडर करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मतलब जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हैं उन एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी लेना है, लेकिन जिस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते वक्त इनकी वैलेंसी लेनी है। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा, इस पर ही आपको वो पूरा का पूरा टेबल समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, इसने ही सारे के सारे ड्यूबर्नर के ट्रायड्स इसने डिस्कवर्ड किए। तो सारे ट्रायड्स ड्यूबर्नर के अंदर मौजूद थे, ड्यूबर्नर के इसी पीरियोडिक टेबल में मौजूद थे। तो आप चाहें तो आखिरी 7वां पॉइंट ये भी लिख सकते थे, ऑल ट्रायड्स ऑफ ड्यूबर्नर्स is present in Mendeleev's periodic table। अब मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल मैं बना रहा हूं। ये भी जानेंगे कि इनर्ट गैस तो डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, साथ ही साथ ये बात भी मानी जाएगी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। और 7वां पीरियड इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 7वां पीरियड है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है। तो जब हम प्रॉपर्टी बता रहे थे तो मैंने कहा था फरियाद यानी फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एक्चुअली दो दो हिस्सों में डिवाइड है।
एक बार बना लेता हूँ फिर समझा दूंगा आपको, आसान है। एक दो तीन चार पाँच छ। और ये 8। थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। अब देखिए, यहाँ जगह खाली था, यहाँ पे जगह खाली था, ठीक है। यहाँ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। कॉपर, जिंक। गैलियम, खाली बॉक्स। आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। तो ये पूरा एक लाइन था। उसके बाद रुबेडियम, स्ट्रॉन्शियम, यट्रियम, जर्कोनियम, मॉलिब्डेनम,
तो ये है टोटल हमारे पास एलिमेंट। आप अगर इसे देखें तो आप पाएंगे 63 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 64 एलिमेंट दिख रहा है। एक एलिमेंट और नहीं है, मैं करेक्शन कर दूं इसमें, बाल गंगा, ये नहीं है जी, ये नहीं है, यहाँ पे भी बॉक्स है खाली, दिस, ये इस तरीके से है। These are the 63 elements, जिसमें ये खाली जगह है एल्युमिनियम के ठीक नीचे है, इसलिए इसका नाम है एका एल्युमिनियम। ये बोरॉन के ठीक नीचे है, इसलिए इसका नाम है एका बोरॉन। ये सिलिकॉन के ठीक नीचे है, इसलिए नाम है एका सिलिकॉन। तो ये 3 एलिमेंट नहीं है, उसके अलावा 63 एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं। मेंडलीफ ने इसे फर्स्ट ए का नाम दिया है, इसे सेकंड ए का नाम दिया है, इसे थर्ड ए का नाम दिया है, 4A है, 5A, 6A, 7A और ये तीनों मिलाकर 8 ग्रुप। ये जो आपको रेड कलर से इसी में दिख रहा है, दिस इज फर्स्ट बी, दिस इज सेकंड बी, दिस इज थर्ड बी, 4B, 5B, 6B एंड 7B। तो ए और बी ग्रुप को उसने इस तरीके से डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये पूरा का पूरा मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। आप देखें टोटल 7 ग्रुप ए बी में डिवाइड है, जबकि 8 ग्रुप अनडिवाइडेड है। हालांकि जो अनडिवाइडेड ग्रुप है उसमें 3-3 एलिमेंट है, आयरन कोबाल्ट निकेल, चूंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी इसलिए इसने तीनों को एक साथ रखा। उसी तरीके से रोडियम, रुथेनियम, रोडियम और प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, इनके प्रॉपर्टी सेम थे इसलिए इनको एक साथ रखा गया। तो ये कोड है मेरा, देखिए, हाय ली ना करूं रब से फरियाद, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, नहीं लिया गया। 7 ही ग्रुप ए बी में डिवाइड हुए हैं और ये पीरियड है, 6 पीरियड लिए गए हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और सिक्स्थ पीरियड, ये ले लिए गए थे। सेकेंड ग्रुप का बेटा मांगे कार स्कूटर बाप,
बाल, यहां गंगा, इंडियन तिलक, ये गंगा डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उस वक्त। कैसी, गीत, जर्मेनियम है ये, गीत सुनाऊं प्यारे बच्चों, नाना पापा आंटी सब बीमार, उससे टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, और इनॉट गैस की डिस्कवरी हुई नहीं है। तो आपको मैंने एक्चुअली जो ए ग्रुप दिख रहा है, ए ग्रुप, वो पढ़ा दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए कहो या फर्स्ट ग्रुप कहो, सेकंड ए कहो या सेकंड ग्रुप कहो, थर्ड ए कहो या 13 ग्रुप कहो, 4A कहो या 14 ग्रुप, 5A मतलब 15 ग्रुप, 6A मतलब 16 ग्रुप, 7A मतलब 17 ग्रुप। और जो B दिख रहे हैं आपको, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। B जो है वो D ब्लॉक एलिमेंट है और मास के हिसाब से सजाया गया है। जरूरी नहीं है कि आपको भी पूरा पीरियोडिक टेबल इसी तरीके से याद हो, कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने पहले ही फैक्ट्स के नाम पर आपको पढ़ा दिया कि 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड किए गए हैं। आप देखें 3 खाली जगह भी उसने छोड़ दिया है, इसलिए क्योंकि उसने कहा कि एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आना है वो यहाँ रखेंगे जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती जुलती होगी। बोरॉन के ठीक सामने एक और एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिसकी प्रॉपर्टी बोरॉन से मिलती जुलती होगी। तो एका के माने होते हैं फॉलोड बाई। तो इसने 3 एलिमेंट के लिए वैकेंट पोजीशन छोड़ा, 63 एलिमेंट्स अरेंज कर दिए। तो अरेंज जो किया गया वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन देखते हैं। पहले एलिमेंट को अगर मैं R से रिप्रेजेंट करूं, उसने रिप्रेजेंट किया R से, लोग E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सोचो पहला ग्रुप, मैं यहां सिर्फ दिखलाने के लिए लिख रहा हूं, अगर मैं R को H से रिएक्शन करूंगा और इसी R से O का रिएक्शन करूंगा, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते वक्त क्या बोला था, वैलेंसी लेंगे। हाइड्रोजन की तो वैलेंसी 1 ली ही जाएगी और इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते वक्त हमेशा वैलेंसी लेना है। और ऑक्सीजन की तो वैलेंसी लेंगे, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे एलिमेंट का। तो आप देखिए अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा RH और मिलेगा R2O। तो पहले ग्रुप का फॉर्मूला आएगा RH R2O। R की जगह पर आप H रख दो, HH H2O, LiH Li2O, NaH Na2O, KH K2O, CuH Cu2O, RbH Rb2O, AgH Ag2O। मतलब R जो है ये सब एलिमेंट है। तो कई बार देखा गया कि इन दोनों में पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, फौरन रिएक्शन करता है, कॉपर थोड़ा लेट में रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, इसलिए दोनों को सेम ग्रुप सेम पीरियड में रखा गया, लेकिन रिएक्टिविटी के हिसाब से बांटा गया। ए में उसको जिसकी रिएक्टिविटी फास्ट है, जो जल्दी रिएक्शन कर लेता है, बी में उसको रखा गया जो स्लो रिएक्शन करता है, और साथ में मास का भी ख्याल रखा गया, इंक्रीजिंग मास पे ही अरेंज किया गया है। तो ये था पहले ग्रुप का फॉर्मूला, फर्स्ट ग्रुप का। अब सेकंड ग्रुप के लिए आ रहे हैं, तो अब बताओ सेकंड ग्रुप के लिए क्या इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा? तो वैलेंसी एक्सचेंज करो, RH2, यानी फॉर्मूला बनेगा RH2 और RO। थर्ड ग्रुप में आओ, RH3 R2O3। तीसरे ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 3-3। सोचो 3-3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। मैं समझाने के लिए थोड़ा इधर दिखला देता हूं कि फॉर्मूला बन कैसे रहा। फॉर्मूला बन कैसे रहा है उसके लिए मैं थोड़ा सा इधर आपको दिखलाता हूं।
ये R कोई एलिमेंट है, रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाना है, और R कोई एलिमेंट है, रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाना है। ऑक्सीजन का तो हमेशा वैलेंसी लिया जाएगा और हाइड्रोजन की भी हमेशा वैलेंसी ली जाएगी। अब R का फर्स्ट ग्रुप है तो आपको वैलेंसी लेना है। हाइड्रोजन के साथ हमेशा एलिमेंट का वैलेंसी, ऑक्सीजन के साथ हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चलो पहला ग्रुप का हम दोबारा से बनाते हैं। पहले ग्रुप के लिए क्या होगा, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो RH, यही फॉर्मूला था RH। चलो फर्स्ट ग्रुप के लिए R के साथ 2, O के साथ 1, तो फर्स्ट ग्रुप का कोड बन गया। अब आते हैं सेकंड ग्रुप के लिए। सेकंड ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 2 है और वैलेंसी भी 2 है सेकंड ग्रुप के लिए। तो अब सेकंड ग्रुप के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, R1H2, और यहां काट दोगे 2 2 कट जाएगा, RO। थर्ड ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंसी भी 3 है। सिर्फ एलिमेंट का ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी चेंज हो रहा है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपस में फिक्स ही है। तो अब देखो फॉर्मूला बनाओगे तो ये आएगा R1H4, R1H3, और यहां करोगे बेटा तो R2O3। तीसरे ग्रुप के लिए यही लिखा है। चौथे ग्रुप में आएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा और वैलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती। मॉडर्न पीरियड टेबल के ट्रेंड इसीलिए पहले पढ़ाए गए हैं ताकि आपको ये सब समझने में आसानी हो। तो R1H4, और यहां काटोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट इज R1O2। तो फोर्थ ग्रुप में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के फॉर्मूला बन रहा है RH4 और ये बन रहा है RO2। चलो पांचवें ग्रुप में आते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 5 हो गया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगी। वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं होती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं होता। तो अब फॉर्मूला वापस आ जाएगा RH3, लेकिन यहां पे फॉर्मूला बनेगा R2O5। तो पांचवें ग्रुप के लिए फॉर्मूला है RH3R2O5। छठे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा और वैलेंसी 2 है। 2 3 जाओ काटो, 2 1 जा तो R1O3 काट के लिखना, और यहां पर बनाओगे तो R1H2, R1H2 और RO3। सातवां ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 उसकी वैलेंसी 1। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा R2O7 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या क्रॉस एक्सचेंज करा देना है, R1H1। तो बेटा सातवें ग्रुप के लिए ये हो गया R2O7। आठवें ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है तो वैलेंसी उस वक्त 0 मानी जाएगी, नो वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी 0। तो अब बताओ 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी R1O4। लेकिन यहां वैलेंसी 0 है, R1H0 सिर्फ R रहेगा। H0 मीन्स व्हाट, H है ही नहीं, मतलब H नहीं है, खाली एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो याद कीजिए अभी फैक्ट जब पढ़ाया था तो बताया था कि 8 ग्रुप सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बनाता है RO4।
सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाएगा RO4, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए ये AB में डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ एक से रिएक्शन करेगा, बाकी सब रिएक्शन कर रहे हैं। तो अब और आसान है बेटा, अगर आपको समझना है तो R को 1 रखो, हाइड्रोजन बता रहा हूं, हाइड्रोजन 4 तक चलो, 1 2 3 4, बिल्कुल वैलेंसी वाले स्टैंड में, फिर 3 2 1 0। जो कि हाइड्रोजन में मैंने ट्रिक जब पढ़ाया था तो बताया था आपको वैलेंसी लेनी है, और वैलेंसी हमें मालूम है कि शुरू में पीरियड में बढ़ता है 4 तक, उसके बाद डिक्रीज होके 0 हो जाता है। उसी कॉन्सेप्ट से बनाओगे फॉर्मूला, अपने आप याद हो गया, 1 2 3 4 3 2 1 0। जहां पे 0 हुआ है वहां हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं हो रहा है, जहां हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं हो रहा है वो ग्रुप AB में डिवाइड नहीं हुआ है। हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो AB में डिवाइड होगा, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है AB में डिवाइड कर रहा है, AB में डिवाइड, AB में डिवाइड, AB में डिवाइड, AB में डिवाइड, वहां डिवाइड नहीं। ऑक्सीजन वाला तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, तो ऑक्सीजन का आप नंबर देखो, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 सोचेंगे, यहाँ ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 5, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 8। क्यों ऑक्सीजन सोचना है? क्योंकि आपको एलिमेंट को डबल करके सोचना है। हाइड्रोजन में एलिमेंट डबल नहीं होगा, हर जगह R रहेगा, R R R R R। लेकिन ऑक्सीजन में आपको R को डबल करना है, यही बस याद रखना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी चूंकि 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी चूंकि 1 होती है, तो आप हाइड्रोजन के केस में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी R 1 रहेगा हमेशा, और ऑक्सीजन के केस में R को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब आप देखें, क्या यहां R ऑलरेडी 2 है तो ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, R ऑलरेडी 2 है ऑक्सीजन 3 रहेगा, R ऑलरेडी 2 है ऑक्सीजन 5 रहेगा, R ऑलरेडी 2 है ऑक्सीजन 7 रहेगा। लेकिन यहां R एक ही है, तो आप R को जब 2 गुना करोगे तो R2O8 हो गया, तो इसको 8 मानेंगे। 8 का मतलब 8वां ग्रुप। यहां R1 है ऑक्सीजन 3 है, तो R को 2 गुना करके ऑक्सीजन मानो, तो R2 तो O6 छठा ग्रुप, R2O5 पांचवा ग्रुप, R2O4 चौथा ग्रुप, R2O3 तीसरा ग्रुप, R2O2 दूसरा ग्रुप, R2O1 पहला ग्रुप। यानी आपको फॉर्मूला जब भी जानना है ग्रुप का, तो आप सिंपल सा याद रखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीजन का नंबर होता है, अगर R2 है तो, अगर 2 नहीं है तो 2 बनाओ। तो यहाँ ऑक्सीजन का मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप का 1, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आप इसी तरीके से जानिए कि पहले ग्रुप में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये फॉर्मूला है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में और आठवें में सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है। तो 63 एलिमेंट मास पे सजाए गए, मास पर ही उसने मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ दिया जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे बेस करता था। कुछ वैकेंट पोजीशन इसने छोड़ दिए, और ये वैकेंट पोजीशन पर भी सवाल आता है कि वो वैकेंट पोजीशंस आज क्या कहलाते हैं। तो याद रखिए, आज के सिनेरियो में एका एल्युमिनियम का नाम है गैलियम। एका एल्युमिनियम मीन्स गैलियम, गैलियम सिंबल है Ga। तो ये क्वेश्चन आता है एका एल्युमिनियम क्या कहलाता है। तो बेटा याद रखना है एल्युमिनियम के ठीक बाद, तो मॉडर्न पीरियड टेबल में कोड याद है आपको, एल्युमिनियम मतलब बाल, तो बाल के बाद आप बोलोगे गंगा। वैसे ही क्वेश्चन आता है एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के ठीक नीचे एका सिलिकॉन क्या है भाई? जर्मेनियम, जर्मेनियम Ge सिंबल है। कैसी गीत, तो बाल गंगा और कैसी गीत याद रखिएगा। 13 ग्रुप में बाल के बाद गंगा मेंडलीफ के जमाने में मिसिंग था, उसी को एका एल्युमिनियम या गैलियम कहा गया। कैसी गीत इसी को जर्मेनियम कहा गया। तो एका एल्युमिनियम इज गैलियम, एका सिलिकॉन इज जर्मेनियम। अब आ गई बात एका बोरॉन क्या है। तो एका बोरॉन सिर्फ याद रखिए स्कैंडियम होता है, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट 21 एटॉमिक नंबर। यहां तक 20 एटॉमिक नंबर था, यहां 21, हालांकि ये सब मास पे बेस्ड है। तो आप एका बोरॉन को याद रखिएगा स्कैंडियम, बस यही याद करने को बोल रहा हूं। एका बोरॉन इज स्कैंडियम, सिंबल इज Sc। बाकी एल्युमिनियम तो हमारे कोड में ही है, बाल गंगा। कैसी गीत,
तो आपको एका सिलिकॉन, एका का मतलब होता है फॉलोड बाई, एका का मतलब होता है फॉलोड बाई, यानी उसके बाद क्या एलिमेंट आएगा, फॉलोड बाई। तो एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा, गैलियम। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, जर्मेनियम। बस बोरॉन याद रखना है, अमूमन तौर पे जो कोड है उसमें बोरॉन के बाद एल्युमिनियम है, बाल गंगा, लेकिन आपको यही याद रखना है कि बोरॉन के बाद स्कैंडियम आएगा। तो आपने मेंडलीव के अंदर 5-6 बातें सीख ली। पहली बात वापस रिपीट करते हैं, 63 एलिमेंट अरेंज हुआ है, 3 एलिमेंट खाली छूटा गया है। जो खाली छोड़ा गया है वो है एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन। एका एल्युमिनियम गैलियम है बेटा, एका सिलिकॉन जर्मेनियम है बेटा, एका बोरॉन स्कैंडियम है बेटा। ए बी के अंदर 7 ग्रुप को डिवाइड किया गया है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्शन करते हैं और रिएक्टिविटी अलग अलग है। ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट रखे गए हैं जो बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी फास्ट होती है। बी में रखा गया है डी ब्लॉक के एलिमेंट, उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, लेट रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको बी में रख दिया गया है। जबकि 8वां ग्रुप जो है वो अनडिवाइडेड ग्रुप है, एक ही ग्रुप में 3-3 एलिमेंट को रख दिया गया सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से। और ये सिमिलर प्रॉपर्टी कहां से पता चला, रिएक्शन कराकर पता चला। ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं होगा। तो ये मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल है। तो ये पीरियोडिक टेबल सबसे पहले मेंडलीव ने देकर ग्रुप और कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया। पीरियोडिक टेबल चूंकि मेरे सामने बना हुआ है इसलिए मैं आपको बस 1 मिनट लेकर ये बता दूं कि इसने डिस्कवर्ड किए थे सारे के सारे जो ड्यूबॉर्नर ट्रायड्स थे। क्या ये ड्यूबॉर्नर का फर्स्ट ट्रायड था, फर्स्ट ट्रायड मिल गया? क्या ये ड्यूबॉर्नर का सेकेंड ट्रायड था, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ते हुए, फ्लोरीन को छोड़ते हुए सेकेंड ट्रायड? क्या ये ड्यूबॉर्नर का थर्ड ट्रायड था, ड्यूबॉर्नर का थर्ड ट्रायड? और अगर हम फोर्थ ट्रायड को भी कंसीडर करें एनसीईआरटी बुक के अलावा जो हायर क्लास है उसके हिसाब से, तो ये ड्यूबॉर्नर का फोर्थ ट्रायड हो गया। ये जो मैंने घेरा है ये ड्यूबॉर्नर के ट्रायड्स हैं। बल्कि न्यूलैंड्स ने भी जो दिया था कैल्शियम तक, यानी 17 एलिमेंट हो रहे हैं 40 मास तक, वो इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो ट्रायड्स भी आ गए, न्यूलैंड्स का जो 17 एलिमेंट यानी 40 मास तक कैल्शियम तक वैलिड था वो भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये आप देखें कि मेंडलीव ने पहली बार एक सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल आपको दिया। ग्रुप का कॉन्सेप्ट, पीरियड का कॉन्सेप्ट, लॉ का कॉन्सेप्ट, खाली एलिमेंट छोड़ दिए गए, प्रॉपर्टी सजाया, रिएक्टिविटी बताया, केमिकल फॉर्मूला बताया। तो मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीव के ड्रॉबैक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और कुछ पोर्शन और कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।